नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड में 11वें सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी मिले हैं, लेकिन नए सीएम के सामने संकट भी कई है। अब धामी कैसे सभी संकटों से पार हो पाते हैं और 2022 में बीजेपी को कैसे जीत दिलाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उत्तराखंड के नए सीएम की शपथ के साथ ही उनका अग्निपथ भी शुरू हो गया। नए सीएम के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि कोविड काल में उत्तराखंड में कई चीजें बेहद प्रभावित हुई हैं। चाहे युवाओं का रोजगार हो, पर्यटन कारोबार हो या फिर चार धाम की यात्रा, इन चुनौतियों से पार पाना नए सीएम के लिए बहुत बड़ी कसौटी होगी। वहीं विपक्ष का हमलावर रुख भी पुष्कर धामी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं पर्यटन पटरी पर कैसे लौटेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी और जो व्यवस्थाएं कोविड काल में प्रभावित हुई वो कैसे बहाल होंगी, ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुलझाने में भी नए सीएम को समय लगेगा। वहीं 2022 के इलेक्शन की चुनौतियों का भी पुष्कर सिंह धामी के सामने बहुत बड़े पहाड़ के तौर पर खड़ी हैं। इन सब के बीच पुष्कर सिंह धामी ने चुनौतियों के जिक्र भी किया है कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता 2022 में जीत का दावा कर रहे हैं और बीजेपी ने 60 प्लस का नारा दिया है। जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी चार धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका, छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है इस समय। देखिए, दिन रात काम करेंगे या कहूँ कि 2020 खेलेंगे। एक बार ये टीम 11 पुष्कर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर इस प्रदेश के अंदर बनेगी, ऐसा भरोसा मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को देना चाहता हूँ। सब, चाहे वृद्ध हों, युवा हों, जवान जितने भी हमारे हों, माताएं बहनें हों, हम लोग सब समस्याओं के निराकरण करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भोग विलास के लिए नहीं आता, बल्कि सेवा करने के लिए आता। 45 साल के युवा को आज पहली बार जब से राज्य बना, एक युवा को यहाँ की कमान मिली है और मैं कह सकता हूँ कि जितना उत्साह आज कार्यकर्ताओं में है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ है। मैं ये कह सकता हूँ कि 2022 का चुनाव हम फिर पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। जो प्रदेश के अंदर तो सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ताकतवर समस्याएं भी उनके सामने खड़ी हैं। बीजेपी नए सीएम के सहारे 2022 के संग्राम को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की किसी भी बात में दम नजर आता नहीं है। जो उद्योग कांग्रेस के सरकार में लगे, वो उद्योग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हुए। नतीजा, अर्थव्यवस्था प्रदेश की खराब हुई और सबसे बड़ा नुकसान, जो युवाओं की नौकरियां गई। जो लोग नौकरियों पर थे, वो फैक्ट्रियों में नौकरियां करते थे, मजदूरी करते थे, उनको बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ा। जो नए युवा पढ़कर निकल रहे थे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। सरकारी नौकरियां नहीं हैं। पीसीएस के इम्तिहान पूरे हरीश रावत जी की सरकार के बाद अभी तक पीसीएस के एग्ज़ाम नहीं हुए। जो सरकारी नौकरी निकल रही है, उस सरकारी नौकरी को ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि 4-4, 5-5 साल, 4 साल होने को आ गए और उनके रिजल्ट्स हाई कोर्ट में या किसी न किसी की वजह से स्टे लग जाता। आज मुख्यमंत्री बदला गया, क्या करेगा? 3 महीने में, 4 महीने में, कुछ ही दिन में फिर आचार संहिता लगना और ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो जो काम करने का टाइम था, ये खो चुके। चेहरा बदलने से इनका चाल चरित्र नहीं बदलेगा। डबल इंजन की सरकार कहकर आए थे और ये साबित हो गया कि पिछले 2 इंजन इनके फेल निकल चुके। तीसरा इंजन लाए हैं, उसके पास काम करने के लिए मौका नहीं है। हालात किसानों के खराब, बेरोजगार कर दिया युवाओं को। हालात महिलाओं के खिलाफ, इनके विधायकों पर आए दिन बलात्कार और महिलाओं के पर शोषण करने के आरोप लगते हैं और ये उनको बचाते हैं और फिर अपने आप को महिला हितैषी बताते हैं। कुंभ की स्थिति बद से बदतर। कोरोना की पहली लहर में
उत्तराखंड को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। दूसरी लहर में दुनिया बता रही थी कि दूसरी लहर आने वाली है, और हमारे प्रदेश में मार्च के महीने में ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन पर लगी हुई थी। जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर रोष है, गुस्सा है, क्योंकि एक तरफा प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को 57 विधायक 70 में से देकर जिताया था, 5 सांसद जिताए थे। केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में बीजेपी सरकार है, लेकिन बहुत लोगों को निराश किया है, युवाओं को बहुत बुरी तरह निराश किया है। बेरोजगारी चरम पर है। बिजली का उत्पादन हर सरकार के रहते कुछ ना कुछ कोई नया प्रोजेक्ट लगा और बिजली बढ़ी। बिजली की हालत बद से बदतर इस सरकार ने कर दी। लाइन बिजली की बद से बदतर इन लोगों ने कर दी। लड़ भिड़ कर काम कराने पड़ रहे हैं, लेकिन विभाग के पास पैसा नहीं। सड़कों की हालत बद से बदतर है। दो खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। देवेंद्र भसीन जी, नेता बीजेपी, जयेंद्र रमोला, नेता कांग्रेस, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र भसीन जी, बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी चुनौती नए सीएम के सामने खड़ी हैं इस वक्त। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे नए मुख्यमंत्री, ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पद ग्रहण करते ही बहुत तेजी से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। और उसी बात में एक चीज और साफ करना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सन 2017 में चुन करके आई थी, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच में जो परिवर्तन हुए हैं वो संगठनात्मक कारणों से, और अभी जो माननीय तीरथ जी का परिवर्तन हुआ वो संवैधानिक बाध्यता की वजह से हुआ। प्रदेश के अंदर लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं, और उस गति को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए, तेजी देने के लिए हमारे धामी जी ने पहले ही दिन अपना काम करने की जो शैली है उसको प्रकट कर दिया है। और यही कारण है कि उन्होंने आते ही जो कैबिनेट की, उसमें पहला बिंदु जो रहे उनमें 22,000 पद जो रिक्त हैं सरकार के, उनमें तत्काल भर्ती करने की आदेश उन्होंने कर दिए, जिससे प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ होने वाली है। इसी प्रकार से जो पुलिस के ग्रेड पे का मसला था, उसके बारे में कमेटी बना दी गई है। मनरेगा कर्मियों के बारे में, संविदा कर्मियों के बारे में, सबके बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देवेंद्र भसीन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि नए मुख्यमंत्री से उत्तराखंड की जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद है, विपक्ष को भी उम्मीद है, लेकिन सवाल ये जो उन्होंने चुनौतियां गिनाई कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पर्यटन कारोबार पर लगाना पड़ेंगे, जो काम कोविड में खराब हुए, जो काम नहीं हो पाए उनको हम करेंगे। सवाल यह है कि पर्यटन कारोबार को लेकर या इन चीजों को लेकर जो पद खाली पड़े थे जिनका जिक्र भरने को लेकर कहा, अभी तक 5 साल में क्यों नहीं हुआ? क्या 5 साल का काम या 4.5 साल का काम कुछ वक्त में कैसे होगा? क्या ये सारा वक्त क्या खराब हो गया? क्या हम मुख्यमंत्री बदलते रहे? देखिए, पहली बात तो ये कि आरोपी अपने आप में आधारी है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं पहले उस पर एक टिप्पणी करके, नहीं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि चुनौतियां खड़ी हैं मेरे सामने। नहीं, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर जो लक्ष्य निर्धारित हैं, हमने 2017 के समय में जो हमने जनता से वादे किए हैं, उन वादों को पूरा निश्चित तौर पर करना है। और हमारे लगभग 85% वादे पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारे सामने जो बाकी का रास्ता है उसको तेजी से हमको संपन्न करना है। और कोरोना काल की जो स्थिति बात सामने आती है, तो कोरोना एक वैश्विक महामारी थी। कांग्रेस ने तो उसका नकारात्मक भूमिका निभाई। इन्होंने तो उत्तराखंड वासियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, और जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन करके उन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी कोरोना को बढ़ाने की कोशिश की, और वर्तमान में भी नकारात्मक भूमिका ही निभा रहे हैं। चलिए, सवाल कई खड़े हो रहा है, क्योंकि आपने भी 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री दे दिया, अभी वक्त है, अभी भी कुछ कहीं नहीं आ सकता, हो सकता। मैं आऊंगा भसीन जी, बहुत वक्त दे दिया, मैं आपके पास आऊंगा। जयेंद्र रमोला जी, मैं आऊंगा, भसीन जी आऊंगा जी। जयेंद्र रमोला जी, सबसे पहले मैं आसिफ जी और आदरणीय भसीन जी को प्रणाम करता हूँ जी। बड़ी बड़ी बातें आपको भी नमस्कार। लेकिन आपको लग रहा है कि बीजेपी जो दावा कर रही है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री दिया, उत्तराखंड को युवा मुख्यमंत्री की जरूरत थी और अब वो नैया पार करेंगे? आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपने पहले भी आदरणीय भसीन साहब को किया कि आप जब 2017 का चुनाव इन्होंने जीता था तो उस समय क्यों नहीं युवा मुख्यमंत्री दिया गया। आज जब 6 महीने बच गए हैं चुनाव के लिए, तो आज
सारी हार का ठिकरा किसी ऐसे युवा पर फोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि कल के दिन कुछ भी, क्योंकि हारना तो तय है 2022 में बीजेपी का, लेकिन अब ऐसे युवा के सर पे ठिकरा फोड़ा जा रहा है ताकि वो युवा अभी एक पौध के रूप में है, वो वृक्ष ना बन पाए। इसलिए उसको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके उस युवा को इस समय अगर उसको 5 साल पूरे दिया तो हो सकता है कुछ करने की क्षमता या कुछ कर पाते हैं, लेकिन 6 महीनों के अंदर मुझे नहीं लगता कि वो युवा कुछ कर पाएंगे। और रही बात, आज ये वसीम साहब ने कहा अभी कि युवा है और तेजी से काम करना शुरू कर दिया, 22,000 पद बने। इससे पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे, क्या वो माइग्रेट किए हुए थे, क्या वो दूसरी पार्टी से आपने बनाए थे जो वो ये नहीं कर पाए? वो भी तो भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, इस तरह के करेंगे। फिर तीरथ सिंह जी को लेके आए और तीरथ सिंह जी बेचारे आजकल एक लोगो चल रहा है कि मेरे घर का सिलेंडर भाजपा के मुख्यमंत्री से ज्यादा चला इस बार। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक मजाक बनकर रह गया है, लोगों के बीच में एक हंसी का माहौल बनकर रह गया है कि ये बार बार 2017 के मैनिफेस्टो में जाकर नहीं देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बदलने का काम करते आ रहे हैं, जो कि अपने आप में इस छोटे से देवेंद्र भसीन जी, क्या इस कार्यकाल में आप अब मुख्यमंत्री तो नहीं बदलेंगे या अभी भी कुछ आगे विचार हो सकता है? क्या आप उत्तराखंड की जनता को ये आश्वासन दे सकेंगे? क्योंकि जब तीरथ सिंह रावत को आपने बनाया था, हम सवाल पूछे थे, तब भी आप कह रहे थे कि ये इस कार्यकाल के आखिरी मुख्यमंत्री होंगे, इन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। अब आप कृपया मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जितेंद्र जी ने बात की, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। हमारे छोटे भाई हैं जितेंद्र जी। पहली बात तो ये कि युवा मुख्यमंत्री के सिर पर हार का ठिकरा नहीं फोड़ा जा रहा, बल्कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुणे सन 2022 में हम चुनाव जीतेंगे और उनके सिर पर विजय का सेहरा बंधेगा, पहली बात। दूसरी बात जिन्होंने कही कि हमने काम नहीं किया, मैं आंकड़ा देना चाह रहा था आपसे, और यहाँ पे रिकॉर्ड पर है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जारी किए, सरकार ने भी जारी किए कि पिछले समय में 7.5 लाख का जो रोजगार का आंकड़ा है अलग अलग विभागों का, वो हम जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। और कहीं पर भी कांग्रेस ने हमारे किसी भी आंकड़े पर यह नहीं कहा कि आंकड़ा आपका गलत है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो हमारे बारे में सोच रही है, हमने तो बहुत अपनी संगठनात्मक कार्यों या अपनी संवैधानिक कारण से नेतृत्व में परिवर्तन करना पड़ा। कांग्रेस तो खुद चौराहे पर खड़ी है। आज उसकी उत्तराखंड की स्थिति हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो, या तो गृह युद्ध चल रहा है, तो कांग्रेस किस गलतफहमी में है? और कांग्रेस ने कोरोना काल हो, चाहे कोई और काल हो, चाहे अपना शासन काल हो, इन्होंने प्रदेश को केवल भ्रष्टाचार दिया। और मैं भसीन जी आपकी बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, कांग्रेस ने काम नहीं किया इसीलिए विपक्ष में बैठी है। आप उस बात को कब तक कहेंगे? लेकिन आप ये बताइए, कौन से मुख्यमंत्री के काम को आप कहेंगे कि हमें इस मुख्यमंत्री के काम के नाम पर वोट दीजिए? और जो मेरा एक सवाल था उसका जवाब भी दे दीजिए, क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार के अंदर हमारे जो भी मुख्यमंत्री रहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। अगर परिवर्तन हुआ तो ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। अगर मैंने 7.5 लाख का आपके सामने आंकड़ा रखा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आंकड़ा है। कामकाज प्रभावित होता है, ये बात आप भी जानते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि अपना घोषणा पत्र देखें। भाई, हमने अपने घोषणा पत्र के आधार पर काम पर आगे बढ़ रहे हैं। हम तो अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जाएंगे जनता के बीच में कि हमने ये कार्य किए हैं। कांग्रेस क्या लेकर जाएगी? कांग्रेस तो केवल ये लेकर जाएगी कि उनमें आपसे लड़ाई होती रही, उन्हें कोरोना काल हो चाहे और काल रहो, उन्होंने केवल नकारात्मक भूमिका निभाई, और जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने सत्ता में रहते हुए केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। इनके मुख्यमंत्री स्टिंग ऑपरेशन पकड़े गए। हमारे बताइए कौन सा मामला हुआ ऐसा? हमारे बिल्कुल साफ सुथरी सरकारें चली। जयेंद्र रमोला जी, बीजेपी का कहना है कि हमने बेहतर कामकाज के लिए 3 मुख्यमंत्री बनाए, तीनों मुख्यमंत्री ने बेहतर काम किया। एक थक गया, दूसरे के हाथ में मशाल दे दी, जब लगा ये नहीं कर रहे हैं तो फिर तीसरे के हाथ में मशाल दे दी, लेकिन जनता के लिए काम तो किया। जयेंद्र रमोला जी, जयेंद्र रमोला जी, मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल मैं कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं कि मैंने नहीं कहा। रमोला जी, ये बात मेरे पर बता डालिए, आप बाकी आप कह रहे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बना दिए। आप इस बात से सहमत हैं? ये तो एक तो रिले दौड़ की तरह हो गई कि आपने थक गए तो दूसरे को पकड़ा है, दूसरा थक गया तो तीसरे को पकड़ा है, इस तरह से एक रिले दौड़ गई। जब तेज दौड़ना होता है तो ऐसा करना पड़ता है। जैसा आदरणीय वसीम साहब ने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे
तो ये और इन्होंने एक बात और कही कि हमारे मुख्यमंत्री स्टिंग में पकड़े गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कभी भी हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए नहीं कहा। इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। इनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल होती है 2010 के पुस्तकालय के घोटाले को लेकर। इनके मुख्यमंत्री अपने आप में अनाप शनाप उल जुलूल बयानों के लिए फेमस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे कि तीरथ सिंह रावत जी क्या कहते हैं, और क्या ये जो कोरोना को एक जीवित प्राणी कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ये रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे लोगों के सामने कि आप इस तरह के मुख्यमंत्री को हमको दे रहे हैं। कोई बुद्धिमान, बुद्धिजीवी और अनुभवशील मुख्यमंत्री अगर आप देते तो कुछ ना कुछ आपका रिपोर्ट भी बनता, कुछ रिपोर्ट कार्ड भी बनता। मुझे नहीं लगता कि जनता आपको रमोला जी, ये समस्या तो आपकी पार्टी में भी रही। जब आपकी सरकार थी तब आपने भी कई मुख्यमंत्री दे दिए। ये तो उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री चेंज होते रहते हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री एनडी तिवारी रहे तो पूरे 5 साल तिवारी जी ने सरकार में काम किया, और 5 साल जो विकास तिवारी जी की सरकार ने किया वो आप देख सकते हैं। इसीलिए हुआ ना, वो 5 साल तक रहे, वो 5 साल तक रहे इसीलिए हुआ, नहीं तो आपकी सरकारों में भी मुख्यमंत्री बदले, पिछली सरकार में भी आपके मुख्यमंत्री बदले। एक बार किसी कारणवश विजय बहुगुणा जी को बदलना पड़ा, उसके बाद हरीश रावत जी और हरीश रावत जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने का काम किया गया। ऐसा नहीं है कि हमने बार बार किसी को बदलने का काम किया। क्या भसीन जी, क्या इस राज्य का ये दुर्भाग्य 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बदल रहे हैं? मेरा तो मानना यह है इनको भसीन जी, क्या इस राज्य का दुर्भाग्य है, टर्म दे देना चाहिए। क्या इस राज्य का दुर्भाग्य है कि एक एक कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं? कुर्सी को बचाना और कुर्सी तक पहुंचना, यही काम हो रहा है। कैसे विकास के काम होंगे भसीन जी? देखिए, पहली बात तो मैं तिवारी जी की जो अभी जिक्र हो रहा था, 5 साल पूरे काम करने दिया गया, यही श्री हरीश रावत हैं पूरे 5 साल तक तिवारी जी के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन करते थे। और जो उद्योग वगैरह आए हैं वो माननीय अटल जी के कारण आए हैं, जिन्होंने देश प्रदेश को जो है विशेष पैकेज दिया और साथ ही आर्थिक सुविधाएं दी हैं, जिस कारण से उद्योगीकरण यहाँ हो चुका। जिस समय कांग्रेस की सरकार दोबारा से आई तो यही हरीश रावत जी अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जब सत्ता में आए तो किस प्रकार से स्टिंग में पकड़ गए ये हमने देखा है। और अभी रिले रेस की बात कर रहे थे हमारे छोटे भाई, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, हम तो दौड़ रहे हैं, हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपकी तो दौड़ ही शुरू नहीं हुई। आप तो अपने पहले ही पॉइंट पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और ये स्थिति ये है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के 1 महीने से ऊपर हो गया। आपका जो सिर्फ फटौल चल रहा है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो भी जनता देख रही है। हम अपना रिपोर्ट का जो विकास का है, और केंद्र की मदद क्यों, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से राज्य के विकास से मदद हमको मिली है, जो बड़े बड़े कार्य हुए हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है, क्या राज्य सरकार की अपनी उपलब्धियां हैं, हम तो इनके आधार पर जाने वाले हैं। आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, हम कोरोना काल में जो है मजदूरों को जो है दौड़ाते रहे, टिकट देने के नाम पर हमने धोखा किया। ये तो आपके यहाँ भी हुआ। तीरथ सिंह रावत जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो उनकी आलोचना त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हरिद्वार में जो कोरोना को लेकर टेस्टिंग हुई उसमें घोटाला हो गया, सीधे तौर पर वो सीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। तो आपके में भी हुआ, ये तो आपके जांच हो रही है। हमारे यहाँ पर दोनों मुख्यमंत्री, चाहे तीरथ जी के समय में बात खुली, तीरथ जी हो चाहे त्रिवेंद्र जी हो, दोनों ने जांच की बात की और जांच चल रही है और हाईकोर्ट पर नजर रखे हुए है। लेकिन इनके यहाँ तो घोटाला खुद ये लोग करते थे, उसको छुपाया करते थे। तो हमारे यहाँ का फर्क ये है कि हम पारदर्शी शासन व्यवस्था दे रहे हैं और इनके यहाँ पर चीजों को दबाया गया, क्योंकि ये लोग सीधे सीधे लिप्त थे। लेकिन बचाने के लिए 5-5 करोड़ रुपया, 10-10 करोड़ रुपया देने का लालच तो रिकॉर्ड पर है। इसीलिए बैठे विपक्ष में जयेंद्र जी, इसीलिए विपक्ष में बैठे रहे 5 साल। लेकिन आप ये बताइए, युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, लेकिन आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, जो कई बार लंबे वक्त से कैबिनेट में मंत्री भी रहे, वो कह रहे हैं कि उनको मौका नहीं मिला, वो नाराज हो गए। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। कल सबने शपथ ग्रहण की, मीडिया के कुछ सेक्शंस में लोगों ने चलाया कि नाराजगी है, कोई कहने को दिल्ली चले गए, 15 विधायक चले गए। हम सबके यही कहते रहे, भाई सब लोग मौजूद हैं, शाम को शपथ लेने वाले हैं, और जो बात हम कह रहे थे वही हुआ। नहीं, कह तो आप ये भी रहते मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, कहने की बात छोड़िए, कहने सुनने की बात छोड़ दीजिए। लगातार पहली बात तो ये है कि जो तीरथ जी को बदलना पड़ा है वो एक संवैधानिक व्यवस्था थी, जिस कारण से बदलना पड़ा। तो ये तो आपको पहले भी पता था भसीन जी। क्या ये क्या इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है आपके पास जो इनको बता सके कि संवैधानिक व्यवस्था का संकट कोरोना का जो
देखिए पढ़े लिखे लोगों की बात बताता हूँ आपसे मैं कि चुनाव आयोग का जो कोरोना के बाद जो निर्देश आया है वो समय के बाद का है, जिस समय तीरथ जी बन चुके थे मुख्यमंत्री। तब कहा गया कि कोरोना काल के अंदर आयोग ने कहा कि हम कोई भी देश के अंदर चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का उपचुनाव नहीं जब कराएंगे। आपने एक संवैधानिक अड़चन है। और 151 की जो बात कही जा रही है, 151 का विषय ये नहीं है। 151 के अंदर तो अपवाद है, 1 साल से कम समय में भी चुनाव हुए हैं। नागालैंड का उदाहरण हमारे सामने है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी जी हैं, उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग को अधिकार के 2 महीने के अंदर चुनाव करा सकता है। लेकिन कोविड के कारण जो आयोग का एक आदेश आया है, उस कारण से एक दिक्कत सामने आई है, जिस कारण से हमको एक परिवर्तन करना पड़ा। भसीन जी, लेकिन बीजेपी दावा कर रही थी कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। अब आप बताइए किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। तो क्या अब इन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? निश्चित तौर पर हमारे नेता हैं, सीएम के तौर पर इन्हीं को आप प्रोजेक्ट करेंगे? हमारे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हमारे, तो उनके नेतृत्व हम चुनाव लड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एक ये भी है उनके सामने कि युवाओं के साथ साथ जो बुजुर्ग नेता हैं जिनका एक्सपीरियंस है उनको साथ में लाना, नाराजगी दूर करना। भसीन जी, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है पुष्कर जी के सामने। देखिए पहली बात तो है कि हम सभी लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसमें उम्र का इश्यू नहीं है। विषय ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग काम करते हैं वो हमारा एक सामूहिक विषय है और हम एक सामूहिक तौर पर काम करते हैं। आज युवा होने के नाते अगर पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो वरिष्ठ होने के नाते बाकी भी लोग भी उनके संग सहयोग करेंगे। कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है। व्यक्ति यहाँ महत्व नहीं रखता, यहाँ महत्व रखती है पार्टी, यहाँ महत्व रखता है संगठन। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में अगला। चलिए जयेंद्र रमोला जी, आपको कितनी उम्मीद है, विपक्ष को कितनी उम्मीद है कि जो युवा मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड की तकदीर बदल देंगे, विकास की तस्वीर बदल देंगे? आसिफ भाई, मैं बहुत, क्योंकि मुझे आपने शायद समय कम दिया बात करने का, सवाल इनसे ज्यादा पूछना थे मुझे। जैन जी, जो आपको सवाल इनसे पूछना था वो मैंने पूछ लिए। जैन जी। नहीं जी, जैसा कि आदरणीय भसीन साहब ने कहा, बहुत ही विद्वान है, मैं जानता हूं और मैं आपके सानिध्य में भी काफी रहा हूं डीएवी कॉलेज में, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका कहना कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आप इससे पहले भी कहते हुए दिखे गए थे कि आपने कहा था कि तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, अभी कुछ पता नहीं कि 6 महीने 7 महीने के अंतराल में एक नया कौन सा चेहरा फिर चुनाव के लिए हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक असमंजस सा माहौल पैदा हुआ है कि, और अगर पूछना चाहेंगे, आप करोड़ों रुपया इन्होंने पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का फोटो लगाकर कोरोना किट बांटी गई, उसके बाद आप सोचिए 1 महीने से ज्यादा वो कोरोना किट ऐसे ही पड़ी रही, क्योंकि उस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की फोटो चिपकी थी। तीरथ सिंह रावत जी का फोटो ना होने की वजह से वो मरीजों को घर तक नहीं पहुंच पाई किटें, और उसके बाद एक लिफाफे में डालकर किट देने का काम किया, लिफाफे के अंदर डालने का। तो कहीं अब जितने होर्डिंग तीरथ सिंह जी के लगे, अब उनको हटाएंगे, फिर धामी जी के लगेंगे। ये पैसा किसका बर्बाद कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं पैसा प्रदेश की जनता का बर्बाद कर रहे हैं, प्रदेश की गाड़ी खून पसीने के कमाई को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, ये कहते हैं हमारा नेता प्रतिपक्ष 1 महीना नहीं हुआ, अभी 24 तारीख के बाद से ही ये तय हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। और इनकी तरह हमारे यहाँ कोई हिटलर का ऊपर से आदेश नहीं होता, किसी को भी उठाए बना दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसलिए कोई बड़ी प्रतिभा, एक के बाद एक से बढ़कर एक प्रतिभा हमारे यहाँ है। इनके यहाँ तो इतनी प्रतिभा है कि 5 साल में 3 सीएम दे देते हैं, ये इतने सीएम है इनके पास। आसिफ भाई, इनके यहाँ क्या करते हैं, किसी को भी इनके यहाँ चूज करना होता है कि सबसे लोअर कैटेगरी का, सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, उसको सीएम बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ विद्वान, और आपने देखा हो तिवारी जी सीएम बने, तिवारी जी के बराबर कौन हुआ था? फिर हरीश रावत जी रहे, हरीश रावत जी अपने आप में विद्वान आदमी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं और तमाम विधायक अपने आप में बहुत अनुभवशाली विधायक है, और उनमें से कोई एक का चयन करना अपने आप में रमोला जी, अपनी बेरी के सबको बेर खट्टे मीठे लगते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि जनता के काम कौन आ रहा है? जनता जिसकी सराहना का, आपको बहुगुणा जी भी बहुत अच्छे लग रहे थे। विजय बहुगुणा जी जब आपकी पार्टी में थे, सीएम थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। बाद में फिर उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा किया, हरीश रावत जी को बना दिया।
तो उसमें अपनी बेरी के बेर सबको मीठे लग रहा है। भसीन जी, ये बहुत बड़ी कमजोरी नहीं रही आपकी क्या? मुख्यमंत्री आप बदलते रहे, जब कहीं कमियां, ये सबसे बड़ी कमजोरी नहीं रही आपकी? नहीं, जब सुनिए आसिफ भाई, जब कहीं, हेलो भसीन जी सुन रहे हैं आप, जब कमियां रह गई थी, तो जब कमियां रही तो उसके बाद ही इसको चेंज करने का काम किया गया। लेकिन उसके बाद हरीश रावत जी ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से युद्ध स्तर पर, जमीनी स्तर पर, नहीं चलिए, सबको अपनी पार्टी के नेता अच्छे लग रहे हैं। भसीन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं आपके जयेंद्र जी की बात का उत्तर देना चाहूंगा। भसीन जी, बस वक्त की कमी है, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। क्या सबसे बड़ी कमजोरी उत्तराखंड में बीजेपी की ये नहीं रही कि 3 सीएम बदल गए? चुनाव में जब जाएंगे जनता पूछेगी आपसे, क्या आप सीएम ही बदलते रहे? देखिए, जो परिवर्तन पहला हुआ वो संगठनात्मक कारणों से हुआ, लेकिन तीरथ जी का जाना एक संवैधानिक व्यवस्था थी, अन्यथा तीरथ जी आगे पूरा कार्यकाल करते और उनके नेतृत्व नहीं, जब आप ही संतुष्ट नहीं हुए उनके कार्यकाल से, आप ही ने चेंज कर दिया, जनता कैसे होगी? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उनको कोई असंतोष की वजह से नहीं परिवर्तन हुआ है। उनका जो परिवर्तन होना पड़ा वो संविधान में, चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे चुनाव आयोग के कारण से, चुनाव आयोग का निर्देश था कि कोविड काल में हम कोई उपचुनाव नहीं कराएंगे, ये संवैधानिक संकट था, इस कारण से ये परिवर्तन हुआ है। अन्यथा तीरथ जी तो बहुत अच्छा काम करे, काम तो त्रिवेंद्र जी ने बहुत किया। जब आपको काम अगर अच्छा लगा तो आपने बदला क्यों? फिर सवाल ये है, और अगर आपने बदला तो फिर आपको ही वो पसंद नहीं आए, फिर जनता को कैसे? बहरहाल पुष्कर सिंह धामी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और उत्तराखंड की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड में सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। अब देखते हैं ये है कि उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या फिर नहीं। और अब ऐसा तो नहीं होगा कहीं फिर से मुख्यमंत्री उत्तराखंड का चेंज हो जाए चुनाव से पहले, अभी वक्त है। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।